हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस के आज एक और लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहती हूँ आपकी पीएसआईआर की तैयारी की। और अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी की शुरुआत नहीं की है तो ज़रूरी है कि आप ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है ऑप्शनल के लिए पर्टिकुलरली, इसको आप वेस्ट ना करें, राइट? बिकॉज जनवरी के बाद बहुत स्टूडेंट्स कंप्लीटली रीओरिएंट करना चाहते हैं अपनी प्रेपरेशन को प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करने के लिए। एंड प्रीलिम्स के बाद पूरे के पूरा फ्रॉम स्क्रैच मेंस की तैयारी करना इंक्लूडिंग ऑप्शनल इज नो इजी टास्क। इसीलिए ये कुछ महीने ऐसे हैं जब आप अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि यूपीएससी का टारगेट आप सिर्फ तब पूरा कर पाएंगे जब प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आप मेंस को भी क्लियर कर सकते हैं, जिसके बाद आप एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी टेस्ट जो है, एक इंटरव्यू जो है, उसके अंदर खरा उठते हैं। और इसीलिए अब क्योंकि टाइम भी कम रह गया है, आपको हेल्प एंड सपोर्ट की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम लेके आए हैं हमारा पीएसआईआर का बैच 6, राइट? तो ये बैच 6 जो है 9 सितंबर से इसकी ओरिएंटेशन की शुरुआत है। वेरी इंपॉर्टेंटली, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, हमने 3 तरह के कोर्स की वैरायटी जो है ये बनाई हुई है। सबसे पहले जो कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है, विच इज विद मेंटरशिप, जिसका मतलब क्या है, अब यहां पे आपको कंटेंट वीडियोस तो मिलती ही मिलती हैं जो कि हर एक टॉपिक ऑफ द सिलेबस को कवर करते हैं। इसी के साथ साथ आपको डायनामिक एलिमेंट्स के साथ कैचअप करने के लिए मंथली पीएसआईआर करंट अफेयर वीडियोस जो हैं ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली, बिकॉज अब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन तो इकट्ठी कर ली, बट हमने इंश्योर करना है कि आंसर्स के अंदर डिपिक्ट हो। तो आपकी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि पहले रूटीन में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। कैसे? वाया वीकली मिनी टेस्ट्स। एंड इसके बाद आते हैं हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट्स। साथ ही में इस मेंटरशिप के अंदर आपको कंप्लीट इवैल्यूएशन एंड फीडबैक मिलता है, राइट? मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस है। साथ ही में एवरी मंथ देयर आर लाइव सेशंस विद मी टू इंटरैक्ट, टू आस्क योर डाउट्स, एनी इश्यूज दैट यू माइट बी फेसिंग। एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है एकेडमिक मेंटरशिप के लिए, एज वेल एज इंटरव्यूज के टाइम पे गाइडेंस, मॉक टेस्ट, ऑल जो है मॉक इंटरव्यूज सब इंक्लूडेड होंगे। But very importantly, what is special here is that apart from academic mentorship by me and the academic mentor, you will also get to be in touch with a UPSC selected officer जो कि आपको गाइड करेंगे आपकी प्रेपरेशन की तरफ। अगर आपको लगता है कि आपको इस मेंटरशिप की जरूरत नहीं है बाय अ सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट, तो आप हिस्सा बन सकते हैं हमारे विद इवैल्यूएशन कोर्स का, जहां पे आपको सारी यही चीजें मिलेंगी एक्सेप्ट the mentorship with the selected officer candidate. Last but not the least, आप पार्ट बन सकते हैं हमारे विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स का, जिसके अंदर अगेन आपको ये सब चीजें मिलती हैं माइनस द मेंटरशिप बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट, एज वेल एज आपके जो आंसर्स हैं ये भी इवैल्यूएट नहीं होते बल्कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस, राइट? ऑब्वियसली इनके प्राइस में भी वेरिएंस है, तो आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता हुआ लगता है आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। इंपॉर्टेंटली, आप अभी यूज कर सकते हैं ये कूपन कोड अर्ली बर्ड 25 टू अवेल 10% ऑफ, एंड 10% के बाद ये प्राइसेस पे हमारे जो कोर्सेज हैं इनको ले सकते हैं। अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास्ट में अपने फाउंडेशन को प्रिपेयर किया हुआ है बट करंट अफेयर्स के साथ इश्यूज फेस कर रहे हैं, पीएसआई के करंट अफेयर्स के साथ इशू फेस कर रहे हैं, तो आप हमारे पीएसआई करंट अफेयर्स कोर्स का भी जो है हिस्सा बन सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर सारी मिल जाएंगी, या फिर अगेन आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिटेल शेड्यूल ऑलरेडी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहां पे डे बाय डे आप देख सकते हैं कौन सा टॉपिक आपको कब कराया जाएगा, राइट? तो पहले वीक में ओरिएंटेशन क्लासेस है, सो दैट यू गेट यूज्ड टू सम कीवर्ड्स, गेट यूज्ड टू कि आपने क्या क्या चीजों पे फोकस करना है, कैसे पीएसआईआर ऑप्शन को अप्रोच करना है। उसके बाद हर दिन कौन सा आपका लेक्चर आएगा, कौन सा टेस्ट होगा किस दिन, ये भी आपको कंप्लीट डिटेल्स बताई गई हैं। एंड 24 जनवरी को आपका ये जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा।
राइट। सो इफ यू फील दैट आप हमारी हेल्प के थ्रू PSIR को कॉन्कर कर पाएंगे, राइट, क्योंकि हम आपको देंगे कंप्लीट एंड टू एंड कवरेज ऑफ द ऑप्शनल, राइट, विच इंक्लूड्स नॉट जस्ट PDFs, वीडियो लेक्चर्स, करंट अफेयर्स, बट ऑल्सो हेल्पिंग यू मास्टर आंसर राइटिंग, राइट। तो ये सब मैं आपको पहले बताना चाहती थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे बहुत जरूरी लेक्चर की तरफ। Now the first question that we look at is going to do with the various tools, the various institutions that play an important role in the making of India's foreign policy. Now जब हम देखते हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को, हम वेरियस डिटर्मिनेंट्स देखते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन ऑल्सो लुकिंग एट वेरियस इंस्टीट्यूशंस, राइट। इन इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो वी सी दैट ओवर टाइम देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल एक्सपेंशन of the institutions that constitute or that play an important role or that have an or that participate in foreign policy making as far as India is concerned. Now obviously in the initial era, one of the critical domains of foreign policy making used to be the central government, and within central government most importantly the Ministry of External Affairs, right, as well as the office of the Prime Minister. Now very importantly, as we all know that in the starting, right, India जब एक gradual democracy बन रहा था, हमारे जो leaders थे, particularly जो prime ministers थे, वो ऐसे statesmen थे who also played a very important role as far as shaping India's foreign policy was concerned, right? So people like Jawaharlal Nehru, not only were they national leaders, they were also very popular, very famous in the international domain. And therefore, they were the ones who also occupied the paramount role in shaping and making of India's foreign policy. In the contemporary era, one of the first things that you can talk about, that you have to underline, is the emergence of something called para-diplomacy. राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको याद रख सकते हैं। इसके ऊपर एक अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पैरा डिप्लोमेसी इन इंडिया, राइट। तो ये एक अलग क्वेश्चन भी हो सकता है, बट इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट जो है ये सिमिलर होगा, ठीक है। अब ये जो पैरा डिप्लोमेसी का आइडिया है, जॉन किनकेड ने पहली बार इस टर्म को जो है कोट किया था। एंड बेसिकली व्हाट डज पैरा डिप्लोमेसी मीन This means that apart from national level or central or union government, when sub-national units come to play a very important role in shaping of foreign policy, इसको हम para diplomacy कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन इन टर्म्स ऑफ पैरा डिप्लोमेसी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब नेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। सो अब सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि नेशनल या यूनियन लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो जरूरी होते थे। तो आपकी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर PM, PMO, राइट, आपकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, आपकी पार्लियामेंट टू एन एक्सटेंट ऑल्सो, all of these had played a very important role. However, contemporary times में, particularly since the coming up of liberalization, privatization and globalization, since the advent of coalition government in India, since the strengthening of civil society in India, since the explosion of media and social media in India, ये पैरा डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर पैरा डिप्लोमेसी के ऊपर क्वेश्चन आए, आप कौन कौन एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हो। एक तो हो गए आपके फेडरल यूनिट्स, जो आपके स्टेट्स हैं, राइट, विच इज एग्जैक्टली एज दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया, हाउ डू द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स का क्या मतलब है, मतलब जो आपके फेडरल यूनिट्स है, जो आपके फेडरल प्रोविजंस है, राइट, जिनको आप स्टेट्स बुलाते हो, प्रोविंसेस बोल सकते हो, ये जो है किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन पॉलिसी मेकिंग को इंडिया के अंदर। सो वन ऑफ द सब नेशनल यूनिट्स जो कि पैरा डिप्लोमेसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गए, ये कौन है, ये फेडरल यूनिट्स हो गए। बट आपने अपना, अगर पैरा डिप्लोमेसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, आपने सिर्फ यहां पे नहीं रुकना है, यू कैन ऑल्सो इंक्लूड थिंक टैंक्स, research institutions, right? So say something like ORF, right? कितना एक important role play करता है, उनका जो रेसिना डायलॉग है, right? एक तरह से एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म देखा जाता है फॉर डायलॉग एंड डिस्कशन, जो कि important inputs प्रोड्यूस कर सकता है as far as foreign policy making is concerned.
ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अपार्ट फ्रॉम दिस हम यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कर सकते हैं, राइट। यूनिवर्सिटीज़ के सेगमेंट में कुछ जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, राइट। कुछ जो इंटरलिंकेजेस बनाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, ये क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली मीडिया हो गया, राइट। मीडिया हो गया, इसके अंदर आपका इंडिपेंडेंट मीडिया, आपके न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ये सब एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। एंड साथ ही साथ में अब इवन प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस जो हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो अगर पैरा डिप्लोमेसी के ऊपर क्वेश्चन आए, ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ पैरा डिप्लोमेसी के ऊपर क्वेश्चन आए, हम बात कर सकते हैं कि इनिशियल जहां पे इसका फोकस जो है पैरा डिप्लोमेसी का सब नेशनल गवर्नमेंट्स पे होता था, लोकल गवर्नमेंट्स पे होता था, बट ओवर टाइम इट हैज ऑल्सो कम टू कॉन्स्टिट्यूट अदर लेवल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो बियॉन्ड द नेशनल गवर्नमेंट, जो कि लोकल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, सच एज ऑल ऑफ दीज। तो आप इनको भी जो है ब्रॉडली मेंशन कर सकते हैं अगर पैरा डिप्लोमेसी पे इस हिसाब से कोई क्वेश्चन आता है। बट मेन वहां पे भी आपने किस पे फोकस करना है, जो हमारी सब नेशनल या लोकल गवर्नमेंट्स है, मेनली उन पे भी फोकस करना है, बिकॉज जॉन किनकेड का जो इनिशियल आइडिया ऑफ पैरा डिप्लोमेसी था, दिस मेनली लुक्ड एट दी सब नेशनल गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अब यहां पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि देखिए पहला कीवर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स का, कि जो स्टेट्स जो कि कंप्राइज करते हैं इंडिया को, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये आपका एक्शन वर्ड आ गया है ना। क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसको, कीवर्ड टू फॉरेन पॉलिसी मेकिंग को, राइट। किस तरह से, कौन कौन से डायमेंशंस के ऊपर कौन कौन से स्टेट्स जो है इन्फ्लुएंस करने आते हैं, किस तरह से इन्फ्लुएंस करते। तो यहाँ पे दो चीजें होगी, कौन से स्टेट्स होंगे, राइट, एंड सेकेंडली हाउ डू दे इन्फ्लुएंस देम, राइट। सो कौन कौन से स्टेट्स एंड हाउ डू दे एंड अप इन्फ्लुएंसिंग देम, हाउ डू दे एंड अप प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, हाउ डू दे एंड अप पार्टिसिपेटिंग इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू टॉक अबाउट. Now here obviously you should start by talking about the entire process of foreign policy, right? सबसे पहले आप बात कर सकते हैं कि आखिरकार फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, राइट, कि किस तरह से ये एक सेट ऑफ इंटरैक्शंस है, स्ट्रैटेजीज है, डिवाइसेस है, वेपन्स है, जिसके थ्रू एक कंट्री अपनी डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक इंगेजमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड जो है उसे डिफाइन करती है। एंड इसका काम क्या है, टू सिक्योर इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स, राइट। व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? driven towards securing national interest, right? So even when you talk of realists, right, realist scholars like Morgenthau, इन्होंने भी इसी चीज की बात की है कि अगर हम फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी का कोर एम क्या है, the only way in which the success of foreign policy can be measured is to the extent to which it is successful in securing the national interests of a particular country. Now, importantly, within the making and shaping of this foreign policy, a number of factors and institutions जो है अपना योगदान देते हैं। ये internal भी हो सकते हैं, ये external भी हो सकते हैं। Very importantly, Tanvi Madan in her analysis, what does she say? She says over time, जैसे जैसे not only has foreign policy in itself tended to occupy a more broad-based approach, but even India as a country, India as an institution, as a state that tends to define its foreign policy, has happened to look at making a foreign policy in a more broad-based manner. Very importantly, जिस तरह से interactions between the external and the internal have changed, right? India has tended to become more embedded in the entire economic, political system across the world. वैसे वैसे जो एक vertical and horizontal policy making की lines थी, राइट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कैसे होगी, हॉरिजॉन्टल हो गई इन टर्म्स ऑफ से जो यूनियन लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे एग्जिस्ट करती थी, राइट, बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन MEA, PMO, NSA for example also plays an important role, parliament, and वहीं पे vertical lines, right, vertical lines in terms of states, then sub-national governments जैसे कि आपकी state governments हो गई, then very importantly even your cities,
राइट, जैसे कि अब टाउन ट्विनिंग्स, सिस्टर सिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट, एंड अदर सब नेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज वी टॉक्ड अबाउट, राइट, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, थिंक टैंक्स, प्राइवेट बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। तो इसके कारण क्या हुआ, एक ब्लर हो गया है कि एक जो हमारा एक हार्ड एंड फास्ट रूल होता था दैट ओनली सर्टेन इंस्टीट्यूशंस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेकिंग अ फॉरेन पॉलिसी, दैट इज नो लॉन्गर ट्रू, दैट इज नो लॉन्गर रेलेवेंट। तो ये हमने पहले ही पैराग्राफ में बता दिया। Now we come to the fact that how is it that these states are playing a role in influencing foreign policy making in the country. Now we know India क्या है, इंडिया एक फेडरल डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एंड यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी therefore also is very broad based, जहां पे दोनों ही अब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने आ गए हैं। Now, technically, if we look at the division of various subjects, which is provided by the Constitution of India through various lists, right? जहां पे हमारी 3 lists हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, एंड इसके थ्रू एक क्लियर कट डिविजन दे दी जाती है कि क्या काम सेंटर ने करना है, क्या काम स्टेट्स ने करना है। ना यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बहुत स्पेसिफिकली ये दिया गया है कि फॉरेन अफेयर्स फॉल विद इन द डोमेन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, right, as per article 253 of the Indian Constitution. However, what has happened is that over time there have been changes. How? Now रुद्रा चौधरी यहाँ पे अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। ये क्या कहते हैं, कहते हैं देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को इन इट्स वेरी नैरो फॉर्मेट देखते हैं तो आप मानेंगे कि हाँ जी, फॉरेन अफेयर्स तो कंप्लीटली अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट्स का कोई रोल नहीं। तो चौधरी कहते हैं देखिए, हाँ ठीक है, अगर हम डायरेक्टली बात करें, इन दैट नैरो डायमेंशन बात करें, डेफिनेटिवली बात करें, तो स्टेट्स का कोई ऐसा रोल नहीं होता इन मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हाउएवर ओवर टाइम ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस दिस हैज टेंडेड टू चेंज, राइट। इसके अंदर जो है बहुत चेंजेस आए हैं। अब क्यों आए हैं ये चेंजेस? सबसे पहले हम कुछ कुछ चीजों को हम बात कर सकते हैं ना, चेंजेस। आप अगर आप चाहें आप इन इश्यूज को, इन रीजंस को पहले भी लिस्ट आउट कर सकते हैं। रीजंस कैन बी से फॉर एग्जांपल डीपनिंग ऑफ फेडरलाइजेशन, राइट, डीपनिंग ऑफ फेडरलिज्म इन द कंट्री, जिसके कारण जो रीजनल डिमांड्स थी ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गई। एडवेंट ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स हो गया, राइट, एंड इन कोलिशन पॉलिटिक्स के कारण अगर आप अपने कोलिशन पार्टनर्स को, विच मोर ऑफन देन नॉट हैपन टू बी रीजनल एंड स्टेट पार्टीज, अगर आप इनको अपने हित में रखना चाहते हैं, इफ यू वांटेड देम टू सपोर्ट योर गवर्नमेंट, रिटेन योर गवर्नमेंट इन पावर, देन यू हैड टू लिसन टू दीज रीजनल डिमांड्स एंड लोकल सेंटिमेंट्स एज वेल। देन वेरी इंपॉर्टेंटली देयर इज ऑल्सो आपके एलपीजी, राइट, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स है, जिसके कारण देयर वाज अ ग्रेजुअल ओपनिंग अप, एंड इस ओपनिंग अप में जो आपके स्टेट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स बन गए। देन वेरी इंपॉर्टेंटली द सॉर्ट ऑफ लीडरशिप व्हिच हैज बीन डिस्प्लेड एट द स्टेट लेवल एज वेल, राइट, दैट पहले जो लीडरशिप थी स्टेट लेवल पे, इट यूज्ड टू प्ले अ सेकंड फिडल टू द नेशनल लीडरशिप। हाउएवर सिंस द 1990s this has changed. And now the state leadership has also come to acquire a very important role, which is why they also have tended to play a critical role in shaping of foreign policy, particularly से economic sphere में सबसे ज्यादा। तो in fact अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी देखते हैं, he was one of those very active chief ministers जब वो गुजरात को हेड करते थे in trying to build relationships with other countries as well. In fact with China also it was one of those states जिसने पहले अपनी पैरा डिप्लोमेसी शुरू कर दी थी। सिमिलरली व्हेन वी लुक एट द रोल प्लेड बाय चंद्रबाबू नायडू व्हेन इट कम्स टू आंध्र प्रदेश, राइट, एंड द डेवलपमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एज एन आईटी स्टेट, राइट, यहाँ पे उन्होंने अगेन पैरा डिप्लोमेसी का बहुत बढ़िया यूज किया था, राइट। तो आप इन 4 फैक्टर्स को देख सकते हैं जिसके कारण स्टेट्स, इवन दो उनको पहले एक मेन रोल नहीं दिया गया था इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, इन 4 रीजंस के कारण दे हैव कम टू अक्वायर अ डीपर रोल, अ ग्रेटर से इन इन्फ्लुएंसिंग द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, राइट। तो आप इन चारों को पहले ही लिस्ट आउट भी कर सकते हैं एंड इनके साथ वेरियस एग्जांपल्स दे सकते हैं। Now when we look at the rise of federal demands, one of the main reasons is that when we look, say इंडिया मल्टीपल कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बट इंडिया के अंदर भी देयर आर स्पेसिफिक स्टेट्स जो पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं,
एंड इसके कारण इन स्टेट्स के ऊपर इम्पैक्ट एंड वाइसा वर्सा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. So one of the critical reasons जिसके कारण states wanted to expand their role and tended to increase their influence over foreign policy making, सबसे पहले were the states who ended up sharing borders with neighboring countries. Why? Because इनकी ये जो एक special एक strategic location है, इसके कारण यूनिक तरह के concerns and priorities भी निकल के आए. Now say for example पंजाब की अगर हम बात करते हैं, right? पंजाब ने टाइम एंड अगेन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया है in influencing and in both maintaining cooperation as well as the strict stances also that it has tended to take. इसको आप एक तरह से डिप्लोमैटिक एंड कल्चरल टाइज में भी डाल सकते हैं, बिकॉज पंजाब एक ऐसा बॉर्डरिंग स्टेट है, राइट, बिकॉज पंजाब एज एन एंटिटी एग्जिस्टेड ऑलमोस्ट prior to almost national entities, right? This is something that a lot of scholars also talk about. So आप इसमें एक और ही element add कर सकते हो that when we look at border states in India, right, because partition जो था, right, partition का जो idea है and South Asia के अंदर जो ये states आए हैं, both पाकिस्तान and बांग्लादेश, इंडिया के जो neighboring states हैं, ये एक बहुत ही नया फिनोमिना है, टेक्निकली 20th सेंचुरी फिनोमिना है ये, राइट. 1947 में जब हमें फ्रीडम मिली तब पार्टीशन हुई एंड पाकिस्तान अलग हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान बन गया. 1971 के वॉर के बाद बांग्लादेश का जो है आगे जन्म हुआ. बट उससे पहले द आइडिया ऑफ इंडिया वाज अ वेरी यूनाइटेड इंडिया विच वाज ऑन दिस सब कॉन्टिनेंटल लेवल, जिसके कारण अ नंबर ऑफ दीज बॉर्डर स्टेट्स जो हैं, इन स्टेट्स की आइडेंटिटी एक्चुअली गोज बियॉन्ड बॉर्डर्स एज वेल, राइट. सो फॉर एग्जांपल पंजाब को अगर हम देख लें, राइट, सो द आइडिया दैट पंजाबी आइडेंटिटी, पंजाबी लैंग्वेज, द आइडिया ऑफ पंजाबियत, द कल्चरल वैल्यूज, द कल्चरल हिस्ट्री जो है is united across borders, right. Now this is particularly relevant say for Sikh diaspora, right, जिनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे, right, are across the border, and one of the ways जिनके थ्रू इन्होंने stabilization भी acquire करने की कोशिश की, that even during, because India and Pakistan were going through some very very tumultuous times, right, proxy wars increase हो रही थी, पाकिस्तान का again meddling in India's affairs, वाया टेररिज्म जो है बढ़ रहा था. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ पैरा डिप्लोमेसी, करतारपुर कॉरिडोर हैज बीन सक्सेसफुल एंड इन फैक्ट इट इज वन ऑफ दोज areas which continues to remain open as well, right, कि अभी भी बिना आपकी वीजा स्टैंपिंग या कुछ किए आप ट्रैवल कर सकते हो टिल करतारपुर because of its important cultural and religious significance. Similarly, when we look at Uttar Pradesh and Bihar's relationship with Nepal, right, particularly the people in the Tarai region of the area, so in fact नेपाल की जब नई कॉन्स्टिट्यूशन भी बन रही थी, वन ऑफ द एरियाज जिसके कारण इंडिया और इसके कारण बहुत ज्यादा एक टमल्चस रिलेशनशिप भी निकला था, राइट, बिकॉज ऑफ ये माना जा रहा था द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द तराई रीजन. एंड ये तराई रीजन का उत्तर प्रदेश एंड बिहार के साथ एक बहुत डीप रिलेशनशिप है. हम कहते हैं रोटी और बेटी का रिश्ता जो है इनके बीच में एग्जिस्ट करता है. एंड देयरफॉर नेपाल की तरफ इंडिया का जो एक ओरिएंटेशन रहा है, इट ऑफन इज डिटर्मिन्ड एंड इम्पैक्टेड बाय द लेंस ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू दीज नॉर्दर्न एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जिनका एक डीप सेट रिलेशनशिप है नेपाल के साथ बिकॉज ऑफ द बॉर्डर एंड द बॉर्डर एग्रीमेंट, जिसके थ्रू often people travel across the border for work and personal reasons, right. तो इसके कारण अगेन जो states है ये एक important role play करते हैं. Now यहाँ पे obviously emphasis also happens in the manner in which certain decisions are taken or not taken. अब मैंने आपको एक example दे दिया था कि इंडिया क्यों से जो नेपाल की नई कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके अंदर जो माना जा रहा था अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ तराई रीजन, इंडिया के लिए वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ना. इंडिया का क्या जा रहा है जिसके कारण हम नेपाल का ये कहना था कि आप अनड्यू इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, वो इसलिए था बिकॉज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार एंड इनके जो रिलेशनशिप्स थे विद द पीपल इन तराई रीजन. नाउ सिमिलरली हम देख सकते हैं जो लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट भी था 1974 का, इंडियन बांग्लादेश का जो अग्रीमेंट था इन 2011 का प्रोटोकॉल, राइट, उसको शेप करने के लिए एलबीए की रिक्वायरमेंट थी और ये एलबीए एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स कब से पेंडिंग था. एंड दिस वाज पर्टिकुलरली डिलेड व्हाई, बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट्स.
पर्टिकुलरली द अग्रीमेंट ऑफ की बॉर्डर स्टेट्स असम एंड वेस्ट बंगाल, जिनका एक क्रिटिकल रोल था इन इनक्लेव्स के अंदर, जिनके लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। सिमिलरली व्हेन वी लुक एट द शेपिंग ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी एज वेल, वहां पे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनका एक रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। यहां पे अगेन हम बात कर सकते हैं, अगर त्रिपुरा एंड बांग्लादेश के अंदर हम ऑफन एग्जाम्पल भी यूज करते हैं, और व्हाट इज कॉल्ड द अगरतला डॉक्ट्रिन, राइट। एंड अगेन नाउ बांग्लादेश जैसे जैसे अनस्टेबल है, राइट, इंडिया के कुछ की कंसर्न्स भी हैं कि कहीं दोबारा इंसर्जेंसी ना बढ़ जाए, कहीं दोबारा ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़ जाए। अगरतला डॉक्ट्रिन का क्या आइडिया था कि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने किस तरह से पैरा डिप्लोमेसी को एम्प्लॉय करके बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को स्टेबलाइज करने की कोशिश की थ्रू अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि जैसे ही बांग्लादेश ने कर्टेल किया इंसर्जेंसी को, कर्टेल किया ऐसे वायलेंस को, कर्टेल किया शेल्टर देना टू सच ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, वैसे वैसे इंडिया एंड पर्टिकुलरली इसके जो बॉर्डर जो इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स है, जैसे कि जो त्रिपुरा है जो कि 3 जगह से सराउंडेड है बाय बांग्लादेश, दे स्टार्टेड ऑल्सो केटरिंग टू बांग्लादेश इंटरेस्ट, राइट। सो गिव एंड टेक जो है इनके बीच में एग्जिस्ट करता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया के लिए भी ये फायदेमंद है। क्यों? बिकॉज रादर देन इंडिया, राइट, मोर ऑफन देन नॉट जो बॉर्डर स्टेट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल similarities, because of their geographical जो एक तरह से क्लोजनेस होती है, उसके कारण ये स्टेट्स एक मोर क्रिटिकल रोल प्ले कर पाते हैं as far as taking decisions of foreign policy are concerned. A great example in this regard is the Agartala Doctrine, right? Similarly, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, the UT of जम्मू एंड कश्मीर, since India's independence, जो एक यूनिक सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन शेपिंग इंडियाज रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एज वेल। वेरी इंपॉर्टेंटली हैप्पीमैन जेकब इसी एरिया में अंडरलाइन करते कि देखिए, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइज टू एम्फसाइज कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को हम एक सेंट्रल डोमेन रखना चाहते हैं ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो इन दिस अरीना एक मोर एफिशिएंट नेबरहुड डिप्लोमेसी बन पाएगी, नॉट बाय इंडियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेनिंग ऑल कंट्रोल, बट इन फैक्ट बाय कोऑर्डिनेटिंग स्पेशली विद बॉर्डरिंग स्टेट्स, taking their inputs and helping them attain a more important role in shaping these foreign policies as far as the neighboring states are concerned. ठीक है, इस चीज को उन्होंने अंडरलाइन किया है। हर्ष पंत एंड फाल्गुनी तिवारी ने भी एक आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा था इन दी ORF about para-diplomacy, right? Now both of them say, हर्ष पंत एंड फाल्गुन तिवारी से, तो देखिए स्पेशली सिंस द 1990s जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, दिस वाज आल्सो द सेम टाइम व्हेन देयर वाज डीपनिंग ऑफ फेडरलिज्म, पर्टिकुलरली ड्यू टू द राइज ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, ड्यू टू द राइज इन पॉपुलैरिटी ऑफ रीजनल पार्टीज, जिसके कारण पैरा डिप्लोमेसी का स्कोप और ज्यादा बढ़ गया। वन ऑफ द फर्स्ट एवेन्यूज जहां पे पैरा डिप्लोमेसी हमें देखने को मिलती है इज इन द इकोनॉमिक स्फेयर, राइट, जहां पे ये प्रैक्टिस जो है वर्ल्ड में तो इंस्टीट्यूशनलाइज हो ही गई थी, तो अक्रॉस द वर्ल्ड हमें देखने को मिलती है, यूएसए में, जापान में, चाइना में, और अब इंडिया के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो रही है। सो दैट इज व्हाई यू सी पर्टिकुलरली जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ स्टेट्स है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, स्टेट्स लाइक गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, they have increasingly tended to influence foreign policy making as far as economic para-diplomacy is concerned. ठीक है, सिमिलरली हमें बॉर्डरिंग एरियाज में भी ये देखने को मिलती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल इनकरेज किया है बॉर्डर स्टेट्स को टू एड इन cultivating and stabilizing local economies through the establishment of border heart markets, right? जहां पे जो local produce है across borders आप बेच सकते हो, right? Across borders ये accessible होती है, right? जिसके कारण people to people ties भी deepen होते हैं, local prosperity भी बढ़ती है, cultural exchange भी होता है, adding to goodwill and neighborhood first policy as well. देन जो स्टेट्स हैं जिनके बहुत सिग्निफिकेंट डायस्पोरिक एंड कल्चरल टाइज हैं, उन्होंने भी क्रिटिकल रोल प्ले किया है इन इन्फ्लुएंसिंग द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी आप करतारपुर कॉरिडोर जो है उसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं डायस्पोरा की, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप विद गल्फ,
Kerala has tended to play a very critical role, and Kerala has had a lot of interest also in ensuring stable relationships with the Gulf. Why? Because बहुत सारे केरला के लोग जो हैं tend to emigrate to the Gulf countries in search of jobs. राइट सिमिलरली अगर हम मेडिकल टूरिज्म की भी बात करते हैं, केरला के अंदर मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, राइट जहां पे अगेन केरला कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इज कंसर्न, राइट बिकॉज फॉर ये जो मेडिकल टूरिज्म हो गया, राइट मेडिकल टूरिज्म, दिस कैन बी अ ह्यूज एवेन्यू ऑफ फॉरेक्स एज वेल, राइट जो स्टेट्स की ग्रोथ है इसके अंदर ये क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है. तो गल्फ कंट्रीज के लिए देयरफॉर एंड मेंटेनिंग स्टेबल रिलेशनशिप्स विद गल्फ कंट्रीज देयरफॉर इज imperative for Kerala as a state, right? So because of these cultural ties, again Kerala's participation as a part of para diplomacy, as a part of states or subnational units playing a role in influencing of the making of foreign policy becomes important. Then again, because we've talked about LPG, like right, with increased trade liberalization, with increased embedding of the Indian economy in the world economy as well, certain areas have emerged which are seen as global hotspots as far as economic and financial development is concerned. One such hotspot may be Mumbai, right? So not just provinces as such. हमने बात की ना पैरा डिप्लोमेसी के अंदर या सब नेशनल फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के अंदर not just states but cities have also come to acquire a very important role, right? तो बॉम्बे as a financial hub, right? So financial diplomacy के अंदर ये कितना जरूरी हो गया है. Similarly, the trends that we see towards the idea of city diplomacy या जिसको हम बोलते हैं sister cities, और the idea of town twinning, राइट so बहुत सारी कंट्रीज के साथ वन ऑफ द एवेन्यूज जिसके थ्रू ये फॉरेन पॉलिसी एम्बेडमेंट होती है, एम्बेडिंग होती है, दैट इज वाया दीज प्रैक्टिसेस, राइट. तो हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएसए के साथ बेंगलुरु एंड एसएफ का जो है एक सिस्टर सिटीज का आइडिया जो है वो डेवलप करने की कोशिश की गई थी, राइट. सिमिलरली जो है आपके न्यू दिल्ली के साथ, राइट न्यू दिल्ली तो जब चाइना के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे थे तो न्यू दिल्ली एंड बीजिंग को एज सिस्टर सिटीज इमेजिन किया गया था. साउथ कोरिया के साथ न्यू दिल्ली को सोल के साथ जो है इमेजिन किया गया है, राइट. तो ये सब क्या है, ये सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे ना सिटीज देमसेल्व्स tend to develop foreign relations and their own development as well based on such cooperative agreements with the other countries, right. ये सब अब इस constituent states के अंदर एक important factor हो जाता है. However, while there are certain advantageous ways in which states tend to influence making of foreign policy, there are also certain negative impacts. And this is especially when local sentiments, regional demands become overwhelming, and sometimes these tend to come at the cost of national interests or national demands, right. One key such area what we can look at is, say, in terms of Bangladesh, one of the areas जिस पे हम बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते थे, has been with respect to the तीस्ता वाटर ट्रीटी. And because of this reason, this is one of those core areas जिसके कारण इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर टेंशन्स भी रहते हैं. Even though unlike China, India has been extremely balanced in resource sharing, but because of the Teesta water sharing agreement, Bangladesh can tend to view India as this water hegemon, राइट. जहां पे चाइना इंडिया के लिए एक वाटर हेजेमन है, बिकॉज बहुत सारी नदियां जो है चाइना से इमर्ज होकर फिर इंडिया में आ रही हैं, एंड चाइना के जो डैम मेकिंग प्रोसेसेस है वो इंडिया के इंटरेस्ट को हैम्पर कर सकते हैं. वैसे ही बांग्लादेश उसी लेंस से व्यू करता है इंडिया को भी. तो इसीलिए द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि क्रिएट की गई हैं से बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर्टिकुलरली, राइट. वेस्ट बंगाल के जो है एक इम्प्लिसिट political concerns है, because this is also a huge matter of public sentiment, right. तो इसके कारण तीस्ता वाटर शेयरिंग को लेके, तीस्ता ट्रीटी को लेके ज्यादा स्टेप्स आगे नहीं ले पाए हैं ये. सिमिलरली जो पॉलिटिकल पार्टीज है तमिलनाडु में, उन्होंने बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है श्रीलंका की तरफ.
स्पेशली जब हम यूपीए गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इस दौरान टाइम एंड अगेन द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक सर्टेन स्टेप्स अगेंस्ट श्रीलंका, इंक्लूडिंग वोटिंग against Sri Lanka in a UNHRC resolution, right, which India normally doesn't do. Usually India tends to abstain from such resolutions, right? This tended to be a major strategic mistake, right? But this was done under the influence of these states, right, जो कि तमिल लंकन्स के साथ जो है बहुत ज्यादा हमदर्दी रखते थे, and this was one of the main reasons जिसके कारण श्रीलंका एंड चाइना के बीच में जो है नजदीकियां काफी बढ़ गई. However, despite these challenges and certain negative aspects of states' influence on making of foreign policy, now we can't do away with subnational diplomacy. It is here to stay, right? The Pandora's box has been opened, and therefore states over time will play more critical role, right? Over time जो है और ज्यादा critical role play करेंगे. तो इसी के चलते हुए पंत एंड तिवारी अब क्या कहते हैं? कहते हैं rather than running away from this new reality, what you have to do it, you have to manage it better. And how does one manage it better? They say that you institutionalize it. अभी ये जो पैरा डिप्लोमेसी या जो स्टेट्स का रोल है इन मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये बहुत ही एडहॉक मैनर में हो रहा होता है. एडहॉक मैनर के साथ ही साथ व्हाट हैपेंस इज सर्टेन स्टेट्स tend to have a greater say in the making of this foreign policy or shaping of foreign policy with respect to certain other countries vis-a-vis other countries, vis-a-vis other states, right? So for example, अगर हम बात करते हैं से श्रीलंका की, अगर हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली फिशिंग कम्युनिटीज की, अब सिर्फ तमिलनाडु की फिशिंग कम्युनिटी तो नहीं इंपैक्ट होती, बाकी जो क्लोज बाय सदर्न स्टेट्स है उनकी फिशिंग कम्युनिटीज भी जो है यहाँ पे इंपैक्ट होती हैं, राइट? तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई एक स्टेट को एक बहुत ज्यादा से ना मिल जाए इन डीलिंग विद अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी एज वेल. तो इसीलिए हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है इस पार्टिसिपेशन को, ताकि हम इसके एडवांटेजेस जो एक पोटेंशियल है उसको फुल्ली एक्सप्लोर कर सके. मीनवाइल ऑल्सो वी आर एबल टू फाइंड वेज जिसके थ्रू मिटिगेट कर सके जो इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स है उनको. Now, what are certain ways in which we can institutionalize it? One way is कि हम individual states में particularly जो इनके concerned important कुछ countries हैं उनके consular offices in individual states में भी particularly खोलें, right? So say for example when it comes to Bhutan, north east के states like सिक्किम या वेस्ट बंगाल जो है बहुत important हो जाते हैं, right? एक another way is कि हम सेटअप करें फेडरल फॉरेन अफेयर्स के ऑफिसेस MEA के अंदर ही. सो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ MEA स्टेट्स अपने अपने फॉरेन अफेयर्स ऑफिसेस जो हैं उनको खोल सके, उनके थ्रू जो है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को डीपन कर सके. इनफैक्ट वन सच स्टेप वाज आल्सो टेकन इन 2014 बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट to actually integrate and institutionalize state governments की cooperation in the making of foreign policy. How? Through the creation of a states division, right? States division within the aegis of the Ministry of External Affairs, which is headed by a joint secretary level official. अब इसी को हम और deepen कर सकते हैं और इस institutionalization को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. Over time, as we've talked about, India will need to strengthen its participation of subnational institutions, governments, and other organizations as well to make a more broad-based, to make a more inclusive, to make a more forward-looking, to make a more demand-oriented foreign policy. And इसी के थ्रू जो है हम और ज़्यादा strengthen कर पाएंगे अपनी foreign policy को भी and ensure कर पाएंगे कि जो हमारे national interests हैं वो meet हो रहे हैं across the country, right? So these are certain things that one has to keep in consideration.